Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. Today we are going to complete part 2 of agriculture mains, and I will definitely complete the entire agriculture mains in 3 lectures itself. Third lecture भी यहाँ पे ready पड़ा है, and okay. So let's start without any waste further. Have a look at the syllabus first. क्या करेंगे आज, क्या रह जाएगा देखते हैं. स्टोरेज ट्रांसपोर्ट, एक मिनट यार. ओके, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को छोड़ के सब कुछ हो जाएगा आज. ठीक है, वी विल डू द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये हमने सब कर लिया. इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ में MSP, PDS, उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, ये इश्यूज़, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. एवरीथिंग वी विल डू टुडे. ठीक है, एंड प्लस in agriculture lecture 3 we will do this storage, transport and marketing part along with some miscellaneous topics which I have brought up directly from the PYQs, plus topics like agrarian distress, farmer suicide, doubling farmers income, which are quite famous topics but still has not been asked till now in UPSC. तो देखते हैं ये कुछ और relevant material. I was collecting Supreme Court की judgments and committees. Value addition bro, value addition. ठीक है, okay then let's move forward to our syllabus without wasting your time, starting with food processing industry. Where is it in the syllabus? Food processing and related industry, scope, significance, location, upstream. Okay, starting. What is food processing industry? We know हमारे पास एक सेब है, उस सेब से जब हम एप्पल जैम बना रहे हैं तो इसमें एक वैल्यू एडिशन हो रही है. उसको कोई प्रोसेस होता होगा कि सेब को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें डलेंगी, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, देन इट विल बिकम एन एप्पल जैम. जो इस सारी प्रोसेस को करता है, इट इज़ नथिंग बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ठीक, तो देखते हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज़ अ वाइटल लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक वाइटल लिंक है फूड प्रोसेसिंग का. सिग्निफिकेंट रोल इन कनेक्टिंग दीज टू पिलर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल और प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स इनटू वैल्यू एडेड फाइनल प्रोडक्ट्स. ठीक है, सेब से जैम बना दिया. फैक्ट्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया. देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टोटल कितनी एम्प्लॉयमेंट देता है? अराउंड 18.3% अकॉर्डिंग टू नीति आयोग. अब इस 18.3%, इफ़ इट इज़ 100, इफ़ वी कंसिडर इट एज 100, तो उसमें से 12.2% इज़ गिवन बाय दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100 जॉब्स क्रिएट करता है, उसमें से 12.2% आर क्रिएटेड बाय FPI ओनली. ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 23 कहता है कि लास्ट 5 years में FPI's एनुअल ग्रोथ रेट वॉज 8.3%, विच इज़ समवेयर इक्वली अराउंड द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया. वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल फूड एक्सपोर्ट्स 10.9% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स. समझ गए? एग्जाम्पल, एप्पल से जैम, पोटैटो से चिप्स. ठीक है, नाउ इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1.7% ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड टू द कंट्री. फैक्ट्स हैं, याद कर लो, काम आएंगे आगे चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस एट्सेट्रा में. इंपॉर्टेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इसमें दे हैव नेम कि 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज करना है. एंड वाई इज़ इट हेल्पफुल? फॉर क्रेडिट, फॉर ट्रेनिंग एट्सेट्रा. दीज आर फैसिलिटेटेड. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना. देर आर 4 to 5 components in it. What are its components? मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन. 11th में मैथ्स करते थे तो इसका दिस इज़ अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर एंड क्रिएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़, R&D, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, these are the components of this प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, and this is helpful for further what? SPS of WTO, sanitary and phytosanitary measures.
PLI स्कीम ऑफ FPI, ये सैनिटरी फाइटो सैनिटरी क्या है, जब WTO पढ़ेंगे तब समझ आएगा, बट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स तो आई एज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो दिस. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर FPI, नाम से क्लियर हो गया, ठीक है. स्कीम फॉर कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन. अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ. व्हेन यू आर मेंशनिंग सच स्कीम्स एंड थिंग्स, you just need to either write the core about the program in the bracket or its explanation. You don't need to mention entirely as in prelims, ठीक है. तो simply if you know the name and it is related to it, it would be more than enough. वहाँ पे 7 मिनट में you will not have much time to write things on one particular schemes until it has been asked specifically by the UPSC itself. स्कीम फॉर कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. मूविंग ऑन. अब देखो, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके फैक्ट्स पढ़ लिए. अब इसका स्कोप देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखनी है, लोकेशन देखनी है. अभी लोकेशन अभी क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, आगे लोकेशन देखेंगे, ठीक है. देखते हैं. उसके बाद क्या देखेंगे, अपस्ट्रीम्स एंड डाउनस्ट्रीम्स रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं. सिग्निफिकेंस. अब एक न्यू डायमेंशन जनरेट करने की टेक्निक दिखा रहा हूँ, देख लो और सीख लो. हाउ यू कैन यूज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम, ठीक है. याद करवाता हूँ कैसे याद करने हैं. देखो, सबसे पहले ये सामने रहे 17, ये याद करने पड़ेंगे. कैसे याद करने हैं, कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं, टाइम लगेगा, मैं समझा देता हूँ याद करने का तरीका. देखते हैं. फर्स्ट, नो पॉवर्टी विच इज़ अ मेजर इशू इन इंडिया, ठीक है. नंबर 1 पे ये इशू है, पॉवर्टी. ज़ीरो हंगर. पॉवर्टी और ज़ीरो हंगर गोज़ हैंड बाय हैंड, दोनों इकट्ठे चलती हैं. जहाँ पे पॉवर्टी होगी हंगर होगा पॉवर्टी होगी, ठीक है. तो ये दोनों इकट्ठे रहेंगे. 1 पे नो पॉवर्टी, 2 पे ज़ीरो हंगर. अब ये दोनों 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं. 5th पे आएगा जेंडर इक्वालिटी, ठीक है. कि जेंडर इक्वालिटी आ गया 5th पे. 5 × 2 क्या होता है, 10 पे आएगा रिड्यूस इनइक्वालिटीज़. इक्वालिटी को प्रमोट करो जेंडर की, एंड इनइक्वालिटीज़ को कम करो, ठीक है. हो गया रिलेट, ठीक है, वेरी वेल. अब और देखते हैं. 9 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 3. तो इसमें 3 आईज आएंगे, ठीक है. 3 आई. इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. हो गया, ठीक हो गया. इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है, 8%. 8% पे आएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक हो गया. चलो ऐसी करेंगे, ठीक है. आपको बस वहाँ पे मेंशन कैसे करना है व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स. फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में इफ़ दे आस्किंग अबाउट, फॉर एग्जांपल किस पे आ गया क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ गया. इधर यू कैन स्टार्टिंग में यू कैन मेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडियाज़ रैंक इज़ दिस एंड दिस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है. HDI ह्यूमन इंडियाज़ रैंक इज़ 134 आउट ऑफ 193. यू कैन राइट इट इन इंट्रोडक्शन. बॉडी लिखने के बाद कंक्लूजन में ह्यूमन डेवलपमेंट में यू कैन राइट अबाउट SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन. यू कैन राइट अबाउट SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबिंग. ऐसे सीधा SDG 3 ब्रैकेट में गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, ये पूरा लिख देना, ठीक है. ऐसे करके यू कैन मेंशन. अब वी आर डन विद पॉवर्टी कर लिया, हंगर कर लिया, जेंडर इक्वालिटी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. आगे देखते हैं. सुबह 6 बजे उठ के हमें पानी चाहिए होता है नहाने के लिए, तो ऐसे याद करेंगे. सुबह 6 बजे उठे और पानी चाहिए था नहाने के लिए, तो ये इट इज़ रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. नहाने के लिए सैनिटेशन, ठीक है. 7 बजे काम करने बैठ गए, वहाँ पे क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए होगी, AC वगैरह चाहिए होगा काम करते वक्त. मतलब 7 बजे को ट्राई टू रिलेटेड विद एनर्जी एंड 6 बजे को ट्राई टू रिलेटेड विद द वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है. बस हमें याद रखना है कि विच नंबर इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ताकि वी कैन मेंशन इट इन आवर आंसर राइटिंग. 11, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कैन यू सी इट 11. डोंट यू थिंक दिस 11 मेक्स अ बिल्डिंग, 11 मेक्स अ बिल्डिंग इटसेल्फ. तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ठीक है. ये हो गया, ये हो गया, ओके. अब ये 3-4 याद कर लो कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग SDG 3, या वरना ऐसे याद कर लो. 3 इडियट्स में वो था ना, क्या था उसका, राजू रस्तोगी,
ही ट्राई टू कमिटेड सुसाइड, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग का इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। क्वालिटी 4 पे एजुकेशन, इसका कैसे करेंगे? चलो ठीक है, सब कुछ ऐसे नहीं करना होता, यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन कर लेना। 12 पे करेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ये दोनों इकट्ठे होंगे, ये भी वैसे इसके साथ ही आ सकता है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, अब ये 3-4 हैं, दीज आर एब्सोल्युटली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करनी है, क्लाइमेट के अगेंस्ट एक्शन लेना है, क्लाइमेट के फेवर में, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना है, क्लाइमेट एक्शन की बात हो रही है, ठीक है। 14 में लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 16 में पीस की बात करेंगे। पीस की बात देखना हमेशा आखिर में ही होती है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ आयरनी और व्हाट। अगर DPSP भी देखोगे तो 51 आर्टिकल इज़ अबाउट पीस, इंटरनेशनल पीस। ये भी मैंने भी अभी ऑब्जर्व किया, लास्ट में ही होगा पीस, तो पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये कभी भी नहीं पहले आएगा। 17 में पार्टनरशिप फॉर कंप्लीटिंग ऑल द गोल्स, हो गया याद। अब देखो सिग्निफिकेंस में इसे कैसे डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू मेमोराइज इट। चाहे वॉलपेपर पे सेट कर लो या कहीं पे भी सेट कर लो डाउनलोड करके। सिग्निफिकेंस, FPI क्या पॉवर्टी कम नहीं करेगा? हमने पढ़ा नहीं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, एक मिनट, वी हैव स्टडीड कि ये कितनी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। यहाँ पे फैक्ट्स में लिखा है ना कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस एंड दिस % ऑफ ग्रोथ। सिमिलरली एक मिनट, ओके, इज इट ओके ना, ठीक है। सिमिलरली here you can write about its growth, के 12.2% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। हाँ, कैसे, ये कैसे आएगा पॉइंट, देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे लिखूँ क्या ना, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे समझाता हूँ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो तो किसानों से आ जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट भी तो होगा इसका। बाय प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जब शुगर बनती है, वो भी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, शुगर केन से शुगर बन रही है, ठीक है। शुगर केन का जो वेस्ट होगा, यहाँ से जूस तो निकल गया इसका, जिससे हम गुड़ और जैगरी और ये शुगर बनाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ इसका वेस्ट भी तो बच जाता है, मोलेसिस और बेगेसे। PYQs आई हैं प्रीलिम्स के, ध्यान से पढ़ लो, मोलासिस एंड बेगेसे। अब ये क्या वेस्ट है हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं, इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोमास, ठीक है। बायोमास की 4 Gs होते हैं, कौन से G? 1G 2G 3G 4G, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, बताओ, प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट है। तो बायोमास बन गया, बायोफ्यूल बन सकता है, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर क्लीन एनर्जी एज वेल, तो ठीक है। यू कैन मेंशन SDG 7 ऑल्सो। आपको SDG मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायमेंशन जनरेट करनी सिखा रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस पूछिए, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी इन द हेडिंग, ठीक। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है, जो ख़राब पानी होता है उसे प्रोसेस भी करती है, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इट ऑल्सो रिड्यूसेस जेंडर इक्वालिटी। कैसे जेंडर इक्वालिटी रिड्यूस करता है? यहाँ पे 1 मिनट लिखा होगा मैंने, ओके देखते हैं, चलो। जेंडर इक्वालिटी कैसे रिड्यूस करता है? ऑलमोस्ट 30%, पतला कर लो, 30% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर फीमेल्स। तो जेंडर इक्वालिटी रिड्यूस होगी ना, रिड्यूस इन इक्वालिटीज़, इसमें ये फैक्ट लिखो, यही सेम बात हो गई यार। ये ना मैं तंग आ गया हूँ इससे, मुझे कुछ करना पड़ेगा, 1 मिनट, चलो अब देखते हैं, ठीक है, अब हो गया 5-6 पॉइंट निकल गए, आगे देखते हैं और क्या होगा। चेक करो और कौन सा फिट बैठ रहा है SDG। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड फूड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, ये भी फिट बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? वेस्टेज रिड्यूस नहीं करेगा क्या? वेस्टेज को भी तो रिड्यूस करता है, जो फूड वेस्ट हो सकता था, इट इज़ नाउ बीइंग प्रोसेस्ड। और डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कि इतनी एम्प्लॉयमेंट देता है, एंड एक्सपोर्ट्स टोटल वैल्यू एडिशन का 16% इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, टोटल वैल्यू एडिशन का इंडिया की 1.2% इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय FPI। फैक्ट्स आपको मिल गए, आपको पॉइंट्स मिल गए, तो क्या सिग्निफिकेंस लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। न्यू चेन ऑफ डायमेंशंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ, ठीक है। मूविंग ऑन।
स्कोप पूछा था, पोटेंशियल और स्कोप देख लेते हैं। इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग आउट सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये स्वामीनाथन जी ने कहा था, हु वॉज द पायनियर ऑफ द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिंग अ न्यू सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, बट द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ टू बी एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी उन्होंने कहा था। ये एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात एग्रीकल्चर 3 में देखेंगे, ठीक है। अब 100% FDI अलाउ कर दिया, डी लाइसेंसिंग कर दी, इनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए, तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की पोटेंशियल है, ठीक है। इसके बाद constitutes 8.6% of gross value addition to the manufacturing sector, 1.7% of total GVA, ठीक है। It is also called sunrise industry. Sunrise industry मतलब it has a huge and humongous potential. It is a rising industry which can be proved as a boom for a country. अशोक दलवाई कमेटी कहती हैं कि it is imperative to have strong FPI institutions for doubling the farmers' income. ठीक है। इट इनेबल्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसके और मिक्स्ड फार्मिंग के डिफरेंस को भी समझेंगे। माल न्यूट्रिशन को कम करता है एट्सेट्रा थ्रू वैल्यू एडिशन। अब क्या है, स्कोप में ये वैल्यू एडिशंस लिख दी, और इसके सिग्निफिकेंस ये एक तरह की, ये सारी सिग्निफिकेंस नहीं है क्या कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकता है, कॉन्स्टिट्यूट दिस मच ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सनराइज इंडस्ट्री देयरफॉर कैन हेल्पफुल फॉर कंट्रीज ग्रोथ वेरी फर्मली एंड स्ट्रांगली। ओके, इनिशिएटिव्स कौन से लिए हैं? PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो FPI हमने देखा था, ग्राम समृद्धि योजना हमने देखा था, ये हमने देखा नहीं था बट यू कैन मेंशन इट। अब PM किसान संपदा योजना, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स थे, मैंने बताया कौन से थे। ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल इट एंड राइट डाउन, फैक्ट शीट्स में लिखे हैं ना। नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ट्राई फूड प्रोजेक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट विल बी चूजन एंड प्राइमरी फोकस विल बी केप्ट ऑन दैट प्रोडक्ट कि उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वैसे ही 1 रेलवे स्टेशन 1 प्रोडक्ट भी एक स्कीम है, टूरिस्ट वगैरह को ये सब सारी चीज़ें खरीदने के लिए। एक तरह का इनफॉर्मल GI टैग हो गया, ठीक है। क्या देख लिया हमने, देखते हैं। रिलेटेड इंडस्ट्री स्कोप देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया, लोकेशन देखते हैं, ये देखते हैं। पहले लोकेशन देखते हैं इससे पहले, ठीक है। लोकेशन, अब ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। लिखते हैं, एक मिनट, चलो। हाँ, लोकेशन ऑफ FPIs देखनी है, कहाँ पे FPI लोकेट होगी। ट्राई टू थिंक एक्टिवली, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, ताकि वहाँ से सामान अगर आए, खेतों से सामान आए तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम पड़े, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा उसके पास, और जहाँ पे पावर होगी, बिजली की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। और आगे जहाँ पे लेबर होगी, लेबर, आगे क्या, टेरेन मतलब हिली एरियाज़ जो होंगे उन पे कम इंडस्ट्रीज़ होंगी, क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ा है हमने, ठीक है। एक्सपोजर ज़्यादा होगा इनका, मोर वल्नरेबल टू हैज़ार्ड्स, इनके डिफरेंस हमने पढ़े हैं। मोर वल्नरेबल टू हैज़ार्ड्स, लैंडस्लाइड्स वगैरह आ सकती हैं तो दे आर मोर प्रोन। इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगती है, लैंडस्लाइड आना और इंडस्ट्री का वेस्ट होना, इट इज़ नथिंग लेस देन अ डिस्ट्रक्शन। तो प्लेन एरियाज़ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी रादर देन हिली एरियाज़, ठीक है। और वाटर अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट एज़ पर द इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल जूट में और कॉटन में या टेक्सटाइल्स में काफ़ी पानी लगता है। दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड अलॉन्ग वेस्ट बंगाल। धुबरी तो असम में है, क्या कहते हैं उसे, हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, तभी तो जूट वगैरह फेमस बंगाल में है, वहाँ पे पानी वगैरह की कमी नहीं है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सभी वहीं पे बहती है ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ओके, वाटर हो गया। अब क्या चाहिए और? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के सपोर्ट करती हूँ जिस स्टेट में भी हो। उसके बाद क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर्स कि क्या
हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या शुरू से वहाँ पे इंडस्ट्री है? फॉर एग्जांपल हमें पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, राजस्थान में कॉपर मिल जाता था उन्हें, तो अभी भी राजस्थान में कॉपर इंडस्ट्री है, वहाँ पे माइनिंग होती है और देयरफॉर प्रोसेसिंग होती है। और इंडस्ट्रियल इनर्शिया, वहाँ पे अगर एक बार इनर्शिया मिल गया, इंडस्ट्रीज़ लगने शुरू हो गई, तो इंडस्ट्रीज़ और लगेंगी। फॉर एग्जांपल दिस पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे आयरन और एल्युमिनियम इन सभी के ओर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, हो गया। अब मैंने ये क्यों लिखा है दिखाता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ों को याद करने के लिए लिखा है। कैसे? रियल पीपल लव मेकिंग टेरेबली गुड कॉफ़ी बट गवर्नमेंट लव्स चाय। आर से रॉ मटेरियल, पी से पावर, एल से लेबर, टी से टेरेन, जी से जोग्राफी विच मीन्स वाटर, सी से क्लाइमेट, ये बट तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, जी से गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसी, चाय, क्लाइमेट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। अच्छा ये दो सी हैं, एक सी क्रेडिट का होगा, ठीक है, एक सी क्रेडिट का है कि पैसे कितना क्रेडिट पे मिल सकता है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे इंडस्ट्री इकट्ठी हैं, इंडस्ट्रियल इनर्शिया। हो गया इतने पॉइंट्स। कोई लिखेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 4 5 पॉइंट लिख देगा। आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? मोर देन 12। हो गया ना वैल्यू एडिशन। चलो बढ़ते हैं आगे। लोकेशन हो गई। अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक फार्म है, इस फार्म में हमने एक क्रॉप को तैयार किया। यहाँ पे एक एफपीआई है, एफपीआई इसे रेज कर देते हैं। एफपीआई है, इस फार्म से एफपीआई में जाएगा खाना क्या, और वो रॉ मटेरियल फूड वगैरह, ठीक है। एफपीआई उसे कुछ वेयर हाउसेस में या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगी। कोल्ड स्टोरेज किसके लिए होता है? अगर पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो उसे फ्रिज टाइप कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, ठीक है। एफपीआई में जाएंगी, एफपीआई क्या करेगी? इसमें वैल्यू एडिशन करेगी। वैल्यू एडिशन करने के बाद दिस इज़ नथिंग बट अनदर सप्लाई चेन अप्रोच, ठीक है, डायमेंशन जनरेट करने के लिए। अब इसमें डायमेंशन जनरेट करेंगे जो बीच में आएगा ये, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब इसके बाद कहाँ पे जाएगा? वेयर हाउसेस, होलसेलर्स या होलसेलर्स, इनके भी अपने वेयर हाउसेस होते हैं, होलसेलर्स। उसके बाद रिटेलर्स, उसके बाद हम जैसे कंज्यूमर्स। बन गई सप्लाई चेन, ठीक है। अब पॉइंट्स जनरेट करते हैं। देखो पूछा क्या है, अपवर्ड और डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस। यहाँ से एफपीआई को सेंटर मानना है, ये कोर है क्योंकि टॉपिक ये है। इसके अपवर्ड चैलेंजेस कौन से होंगे? ये वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं अपवर्ड। डाउनवर्ड और डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस कौन से होंगे? जो यहाँ से नीचे जाते वक्त आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, यहाँ पे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सिलेबस है, उसे हम देखेंगे। ये रहा, ठीक है। अपस्ट्रीम चैलेंजेस देखते हैं। सबसे पहले तो जी वेस्टेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल नेचर होता है प्रोडक्ट्स का, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सब्जियां होती हैं, ठीक है। और वैसे भी लैक ऑफ कोल्ड चेन स्टोरेज है, वो भी आगे पॉइंट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, एग्जांपल लैक ऑफ वेयर हाउसेस। लिंकेज बिटवीन फार्मर एंड फूड प्रोसेसिंग इज एब्सेंट। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, लिंकेज इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाई। फार्मर अभी भी खेत तक ही लिमिटेड है, और अगर यहाँ पे नहीं जाता तो एपीएमसी है, एपीएमसी पढ़ेंगे क्या होता है। इसको फार्मर्स को मैंडेटरी है कि उसे यहीं पे बेचना है खाना अपना जो भी क्रॉप है। क्यों? ताकि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो फार्मर्स का मिसयूज़ ना कर सकें, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें। लेकिन इसके भी अपने नेगेटिव्स हैं, इसके भी अपने नेगेटिव्स हैं। क्या? मिडलमैन है, जिसे आड़तिया बोलते हैं, वो बीच में वो क्या कहते हैं, ब्रोकरेज, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फार्मर्स का प्रॉफिट और कम हो जाता है, ठीक है। इश्यूज़ आगे देखते हैं। लिमिटेड क्वालिटी कंट्रोल है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, यही होती है वैल्यू एडिशन, और कुछ नहीं होता समझाने के लिए।
एक स्टडी हुई, उस स्टडी में क्या हुआ कि फर्टिलाइज़र्स क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है और क्रॉप्स के बीच में जो शैफ बचती है, शैफ मतलब भूसा वगैरह बचता है, वो जो गायें होती हैं उनके चारे में मिला दिया जाता है। अब क्योंकि उस शैफ में भी यूरिया होगा तो गाय में भी यूरिया चला जाता है, तो गाय का जो मिल्क होगा उसमें भी यूरिया होगा, और हम जैसे लोग जो मिल्क पियेंगे तो हम लोगों में भी यूरिया आ जाएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो अकोमुलेशन एंड देयरफॉर बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन कहाँ पे होगा, यहीं पे था क्या? ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये वही है बायो मैग्निफिकेशन वगैरह। अब क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो लेके आनी है। अब इसके सॉल्यूशंस भी ऐसे ही बन जाएंगे। पहले चैलेंजेस देखते हैं, सॉल्यूशंस बनाने दिखाता हूँ। R&D लिमिटेड है, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस है जी, मतलब गन्ना देखो एक साल लगता है गन्ना बनने को, 1 साल लगेगा गन्ना बनने को, और शुगर उससे जल्दी निकल जाएगा इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ द मशीन्स। तो बीच बचा हुआ टाइम क्या करेंगे वो? तो सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस है। गैप इन कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटीज़, फार्मर्स के पास तो कोल्ड चेन स्टोरेज क्या, वो उनके पास बेसिक स्टोरेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए अपवर्ड चैलेंजेस जो यहाँ पे हमने चैलेंजेस फेस किए। इसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लॉजिस्टिक्स यहाँ पे लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। अब इसमें देखते हैं, मार्केटिंग में कमी है, लोग उतना वैल्यू नहीं करते प्रोसेस्ड फूड को। उनके अंदर एक इनर्शिया है कि जो कैन का फूड होता है वो गंदा होता है, हमें तो शुद्ध खाना चाहिए जो ताज़ा बन के आया हो, कैन का फूड नहीं चाहिए। अवेयरनेस इश्यूज़ है, फ्रेश फूड इज़ नॉट प्रेफरेबल, कैन फूड नहीं खाते। प्राइस वोलेटिलिटी एंड मार्जिनलिटी, प्राइस में इश्यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब जो रॉ मटेरियल होता है उसकी टोटल वैल्यू से ज़्यादा ये वैल्यू एडिशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की असली कीमत 10 रुपये है, वैल्यू एडिशन ये कर देंगे 12 की। अब टोटल जो प्राइस है इसका वो 22 रुपये होना चाहिए, लेकिन फार्मर ने इसको बेचा 12 रुपये पे, इन्होंने 12 रुपीज़ आगे वैल्यू एडिशन कर दिया, 12 रुपीज़ आगे वैल्यू एडिशन कर दिया। इन्हें बेचना चाहिए था 24 पे, ये बेच रहे हैं 36 पे या 40 पे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले। ठीक है, तो इनको जिनकी असली मेहनत है उन्हें सिर्फ 2 रुपये फ़ायदा हो रहा है, इन्हें देख लो 15 रुपये फ़ायदा हो रहा है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन बेसिकली रॉ मटेरियल की वैल्यू से भी ज़्यादा कर दिया जाता है। वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मर्स के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें इतना फल नहीं मिल रहा जितना इनको मिल रहा है। स्किल्स का गैप है, टेक एडॉप्शन है, चेंजिंग डिमांड पैटर्न्स, खेत से घर तक। अब क्या है, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह चले हैं कि फ्रेश फूड, हम जैसे सब्ज़ी बनी है या फ्लावर्स हैं, वो अगर कल रात को हमने वी हैव हार्वेस्टेड इट तो सुबह आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर FPIs, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोसेसिंग का स्कोप कम हो गया ना। पीपल आर फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ खेत से घर तक, फ्रॉम द फार्म टू देयर होम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लिखनी है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस बस यही लिख देना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स के वेयर हाउसेस को बनाना, कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बनाना, लिमिटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स, और परंपरागत कृषि विकास योजना, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सारी वही चीज़ें रहेंगी। और क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाना, और प्रोसेसिंग टेक्निक्स और मशीनरी भी बाद में चाहिए होती है, और मार्केटिंग डिमांड को समझना। ठीक है, चैलेंजेस पता लग गए तो सॉल्यूशंस तो खुद ही पता लग जाते हैं। लोकेशंस हो गए, अब वे हेड है, प्रोसेसेस, फिर निमोनिक्स दे दिया, ये करना तो कर लो, वरना मैं तो वहीं से कर लेता हूँ, जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हीं से मैं डिराइव कर लेता हूँ। डायग्राम ज़रूर बना देना वे फॉरवर्ड में या सजेशंस में, कि जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और अकेडमी है जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, और जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, इन तीनों में एक लिंकेज होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके। ठीक है, एकेडमी को डायरेक्शन मिल सके, गवर्नमेंट का रोल कंप्लीट हो सके, कि किसका? फैसिलिटेटर का। गवर्नमेंट इज़ नो मोर अ रेगुलेटर नाउ, इट इज़ अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये बना देना डायग्राम, हो जाएगा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंटायरली। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। पीडीएस के बारे में क्या क्या पूछा है, देखा कितना डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस का यही फ़ायदा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा सिलेबस अपने साथ रखो।
PDS, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिया कि ये चाहिए, जबकि ये बेसिक है, हमें पता है। फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक करते हैं। वेट अ मिनट प्लीज़, पानी पी लूँ। ओके, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके बेसिक समझते हैं। सबसे पहले तो पेज बड़ा है, ये भी दिक्कत करेगा, चलो देखते हैं। स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चरल डेटा लिखा है, देख लो पहले कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ 4.6% ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है इट इज़ 315 मिलियन टन्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ऐसी चीज़ें मेंशन करते रहना साथ में, ताकि द एग्जामिनर मस्ट नो दैट योर डेटा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ऑथेंटिक। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इससे, और कुछ नहीं, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। MSP, ये हमें पता है फॉर्मूला कि 1.5 टाइम्स जो टोटल कॉस्ट लगी है और फैमिली की लेबर, इसका 1.5% इज़ MSP, जब MSP कैलकुलेट की जाती है। किन पे दी जाती है? 22 राबी एंड खारिफ क्रॉप पे। ये कौन सी क्रॉप्स हैं? राबी कौन सी है, खारिफ क्रॉप कौन सी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। टॉपिक एक होगा MSP, ठीक है। देखो टॉपिक एक होगा हमेशा, उसमें से कुछ जो चीज़ें पूछी जाएंगी 2000 प्रीलिम स्पेसिफिक एंड मेन स्पेसिफिक। करना तो सारा ही पड़ेगा। प्री वाला प्री के लिए रेलेवेंट है, मेंस वाला मेंस के लिए रेलेवेंट है। मेंस में एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, प्री में फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा होता है। इनहेंस्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट 13% मोर देन टारगेटेड। देखो अब ये क्या, जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसके कारण इसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट में एक्सेस आया है। पहले नॉर्मली क्या, फॉर एग्जांपल 100 रुपये क्रेडिट होता था, अब आज के ट्रेंड में 113 रुपीज़ क्रेडिट मिलता है। 13% इंक्रीज़ है। वो 13% इंक्रीज़ कितने का है? ये टारगेट 16.5 लाख करोड़ टोटल 113, ठीक है, इतना एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिलता है। PDS, इंपॉर्टेंट फैक्ट, PDS कितनी जनता को मिल रहा है? अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 67% ऑफ द पॉपुलेशन आर द बेनिफिशियरी of public distribution system which constitutes 89 करोड़ people out of 1.4 billion। 140 करोड़ में से 89 करोड़ people are getting this PDS thing, ठीक है। अब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हंगर एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इसके बाद भी इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कितना है? देखो, नहीं लिखा क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स? यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। ओके, मैं बता देता हूँ यार, 107 है। इसमें क्या है? 107 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 107 ही है क्या? यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे लिखा है, हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 रैंक, ठीक है। यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ यार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स काम आएगा, आप ही के लिए वैल्यूएशन है। बेसिक इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पता लग गया कि ये डेटा है। PDS पता लग गया। PDS के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे, जब इसके फंक्शंस करेंगे ना उसमें मैं आपको डायग्राम समेत दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे अभी करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लेना, वरना इश्यूज़ पे चलते हैं सीधा। जो उन्होंने लिमिटेशंस पूछी थी, लिमिटेशंस देखते हैं। और लिमिटेशंस ऐसे नहीं समझ आएंगी। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग, ये समझना पड़ेगा। तो फंक्शनिंग सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। फंक्शनिंग कैसे होती है PDS की, वो देखते हैं। सबसे पहले फार्मर्स होंगे। फार्मर्स मस्ट हैव कल्टिवेटेड देयर क्रॉप्स एंड हार्वेस्टेड देम। हार्वेस्ट कर लिया तो जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स विल बी प्रोक्योर्ड एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बाय सम सेंट्रल और स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इवन प्राइवेट प्रोक्योरमेंट विल बी देयर। फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोक्योरमेंट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बी देयर, ट्राइबल फेडरेशन विल बी देयर। ये हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए प्रोक्योर करेंगे, ट्राइबल फेडरेशन ट्राइबल्स के लिए प्रोक्योर करेंगे। MSP पे प्रोक्योर हो गया। प्रोक्योर मतलब ख़रीदना, बेसिकली उनसे लेना और इस रेट पे लेना। MSP पे, MSP क्या है? 1.5 ऑफ A2 प्लस FL फैमिली लेबर, ठीक है, ऊपर किया है। तो स्वामीनाथन जी ने इसका भी ऑल्टरनेटिव दिया था कि ये नहीं, एक और फॉर्मूला है उसे यूज़ करो। इसमें एक और कंपोनेंट बेसिकली ऐड की थी कुछ, वो बताता हूँ, सी की। अब प्रोक्योर कर लिया, ये प्रोक्योर करके स्टेट गवर्नमेंट को फर्दर बेच देंगी। किस प्राइस पे? सेंटर एक प्राइस इशू करेगा, सेंट्रली इशूड प्राइस पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी?
CIP पे ख़रीदने के बाद वो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, वो कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, जो शॉप्स होती हैं उसे लोकल लैंग्वेज में एक नाम कहते हैं, डिपो, हाँ डिपो डुपो के कुछ कहते हैं, डिपो। तो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनको ये दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हम जैसे लोग जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो सीधा जाके फूड प्रोसेस फेयर प्राइस शॉप से वो ख़रीद लेते हैं। किस पे ये सेल करते हैं? सेंट्रल इशू प्राइस पे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये फॉर वीट, राइस एंड पल्सेस। इस प्राइस पे हम ख़रीद लेते हैं, पर केजी है ये, ठीक है। ये है फंक्शनिंग, ऐसे करता है ये PDS फंक्शन। ये सारा स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, और कंपोनेंट्स भी यही हैं। कंपोनेंट्स देख लेते हैं, कंपोनेंट्स भी यही है कि प्रोक्योर किया, परचेज फूड ग्रेन एट MSP, प्रोक्योर इंसिडेंटल्स, ये खर्चा पड़ा, ट्रांसपोर्ट लेबर का, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग नॉर्म्स, स्टॉक कैसे करना है वो इश्यूज़ वगैरह में देखेंगे कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही कितना 67%, 89 करोड़ पीपल। इश्यूज़ क्या है? ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट मतलब FCI कहती है कि जितना है आपके पास सारा ले आओ, हम ख़रीद लेंगे। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन कन्वेंशनली ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है। जितना आप क्रॉप लेके आओगे हम सारा ख़रीद लेंगे। अब इशू क्या है इसमें कि प्रोक्योर तो कर लेते हैं, ये उतना बफर स्टॉक रिक्वायर नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रोक्योर कर लेते हैं। प्लस और क्या इशू है, वो स्टोरेज में है कि क्योंकि इतना प्रोक्योर कर लेते हैं और उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज नहीं है, लैक ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज है। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी हो जाती है क्रिएट मार्केट में, क्योंकि ये सारी प्रोसेस में टाइम लगता है, सारा फूड तो इधर गया हुआ है, तो जो मार्केट है मीनवाइल उस टाइम में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी। डिस्ट्रेस सेल का एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी को क्रिएट करना ताकि प्राइस बढ़े और इनका प्रॉफिट बढ़े, जो रिटेलर्स, होलसेलर्स वगैरह, ठीक है। स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न्स हो जाते हैं। स्क्यूड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने MSP दे दी और अगले साल जो फार्मर्स हैं वही क्रॉप को उगाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए जो प्राइसेस हैं उनमें भी छेड़छाड़ होगी। फॉर एग्जांपल इन पे मिल रहे हैं MSP, तो फार्मर सिक्योर रहने के लिए दे विल ट्राई टू कल्टिवेट सच क्रॉप्स मोर देन अदर नॉन कन्वेंशनल और कैश क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल रबर एट्सेट्रा विच आर मोर बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। हाई वाटर यूजेज, शुगर केन में, राइस में, शुगर केन पे FRP मिलता है, राइस पे मिलता है MSP। कितना पानी लगता है इसमें? हमारे पास फैक्ट था 60% ऑफ ग्राउंड वाटर इन एग्रीकल्चर इज़ कंज्यूम्ड बाय शुगर। राइस में एक फैक्ट था, क्या था कि इंडिया, अगर चाइना 350 लीटर लेता है पानी टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस, तो इंडिया 1500 kg लगता है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस। दिस इज़ वाटर इनएफिशिएंसी, वाटर यूज़ इनएफिशिएंसी, ठीक है। सॉइल इरोजन होती है, सॉइल सैलिनाइजेशन होती है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वही आ गया कि स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। ऐसे करके इशू समझ आ गए ना, स्टोरेज समझ आ गई, ट्रांसपोर्ट समझ आ गया। ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या है। शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उसने कहा कि 46% ऑफ फूड इज़ डाइवर्टेड वाइल डूइंग ट्रांसपोर्ट। ये लीकेज ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। लीकेज है ये कि ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते करते ये यहाँ से सामान इधर उधर हो जाता है काफ़ी। फुटलूज इंडस्ट्री भी तो नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, गोस्ट बेनिफिशरीज़ क्या होता है? वो बेनिफिशरीज़ हु आर नॉट एलिजिबल टू बी अ बेनिफिशरी बट स्टिल दे आर इन द in these 89 crore people or 67% of population who are having the benefits of this PDS. ये घोस्ट बेनिफिशरीज़ हैं, भूत हैं जो। तो ये क्यों इंक्लूड होते हैं? इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, कुछ एरर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिनमें क्या है कि जो अमीर लोग हैं उनको तो इंक्लूड कर दिया जाता है, जो गरीब लोग हैं जिन्हें एक्चुअली रिक्वायरमेंट है PDS की वो एक्सक्लूडेड ही रह जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स ये है। लैक ऑफ चॉइस टू पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, लोगों के पास चॉइस नहीं है, वही वीट ग्रेन खाना पड़ेगा, वीट राइस, बस इन्हीं पे MSP मिल रहा है। करप्शन, फूड इंस्पेक्टर्स बहुत पैसे लेते हैं, अगर आपको 5 kg फूड यू आर एलिजिबल तो आपको 3 ही मिलेगा, और लोग डर के शिकायत भी नहीं करते कि ये 3 भी मिलना ना बंद हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज़ अ रियलिटी। सोल्यूशंस क्या होंगे जी?
सॉल्यूशंस, ये प्रॉब्लम्स लिखी फूड प्रोक्योरमेंट की, ये उसके आगे इसके सॉल्यूशंस लिख दिए कि आशा इनकम सपोर्ट है जी, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये देख लेना इधर से सॉल्यूशंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखे हैं मैंने, कहीं से देखे नहीं है, अपने आप से लिख लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये लिख लिया, और बीच में एग्जांपल्स और वैल्यूडेशन कैसे कैसे डालते हैं। ऑब्जेक्टिव है हंगर को रिड्यूस करेगा। एसडीजी कौन सा था? 2 था ना। 1 क्या था? नो पॉवर्टी। 2 क्या था? नो हंगर। ठीक आया समझ। और ये भी लिख सकते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडियाज़ रैंक इज़ 107। फूड सिक्योरिटी लेके आता है, फूड सिक्योरिटी में इंडियाज़ रैंक, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडियाज़ रैंक इज़ 68। बफर स्टॉक में, बफर स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी के लिए, दूसरा फूड इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए कि हमारे पास स्टॉक पड़ा है, जब भी फूड इन्फ्लेशन होगी हम सप्लाई बढ़ा देंगे फूड की, ठीक है, ताकि डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सके और प्राइस एक ठीक लेवल पे आ सके, फूड इन्फ्लेशन का प्राइस ज़्यादा ना हो। IMF ने कहा है। अब यहाँ पे एक और डेटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो डेटा मैं पुट करना सिखा रहा हूँ, रीअरेंजिंग द डेटा। देखो IMF ने क्या कहा है कि इफ़ देयर इज़ 1% ऑफ फूड इन्फ्लेशन, 1% इंक्रीज इन द फूड इन्फ्लेशन, तो 0.5% इंक्रीज इन द माल न्यूट्रिशन होगी और हंगर होगा। अगर फूड 100 से 101 रुपये हो जाएगा, 1% इंक्रीज हुआ ना फूड इन्फ्लेशन, तो 0.45%, एक आधा बंदा और भूखा रहना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द डेटा, ठीक है। ऐसे डेटा पुट करते हैं। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये वैल्यूडेशन करनी है। ट्राइबल इश्यूज़ क्या हैं? ट्राइफेड प्रोक्योर करता है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब ये फ़ायदा है। और ऑब्जेक्टिव्स टू एड्रेस हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडियाज़ रैंक इज़ 66। टू रियलाइज़ द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, प्रीएम्बल में वेलफेयर स्टेट का आइडिया मेंशन किया है। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ फार्मर्स को हेल्प होती है, MSP दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो रैंक्स वगैरह ये कहाँ से मिले, ये मैं आई एम प्रिपेयरिंग इट फॉर यू, इंडाइसिस ये वो सब, ठीक है। ये देखो, ओके हो गया। फंक्शनिंग देख ली, ये सब देख लिया। वी आर आई थिंक डन विद PDS, आर वी? ओके देखो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स है, मैंने समझा दिया था। इसके लिए एक NC सक्सेना कमेटी आई। ये कमेटीज़ मेंशन करनी है, सारी याद तो होती नहीं है, मुझे भी नहीं हुई, जितनी याद रहती है अपनी याद कर लेना, ठीक है। कमेटीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। इट बेसिकली शोज़ दैट यू आर अ वेल रेड पर्सन। ये NC सक्सेना कमेटी क्या कहती है कि हमें मेथोडोलॉजिकल चेंजेस करने की ज़रूरत है। BPL के कंसेंसस में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके सेंसस में वी नीड टू चेंज सम मेथोडोलॉजिकल आस्पेक्ट्स इन ऑर्डर टू रिमूव दीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, ठीक है। वो क्या मेथोडोलॉजीज़ हैं, वो रिपोर्ट्स आगे होती हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ज़रूरत है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव। टॉपर बनने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब इश्यूज़ ऑफ लीकेजेस वैसे मैंने समझा दिया था, लेकिन करप्शन एट राशन शॉप्स, गोस्ट बेनिफिशियरीज 10 to 40% है। TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, CACPS, इसमें गेट ओनली 60%, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ते रहना। रिकमेंडेशंस ऑफ शांता कुमार कमेटी, देखो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करना ताकि करप्शन कम हो सके, कवरेज को कम करना, 67% से 40% कवर करना। नीति आयोग तो कहती है कि सिर्फ 20% बेनिफिशरीज होने चाहिए, लोअर स्टेटा वाले। द लोएस्ट 20% शुड गेट द PDS, ताकि स्टेट पे या गवर्नमेंट पे इसका बर्डन कम हो। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सब्सिडी है PDS की। फूड ग्रेन्स बढ़ा देने चाहिए, 5 किलोग्राम पर इंडिविजुअल पर मंथ से लेके 7 किलोग्राम पर इंडिविजुअल पर मंथ। प्राइसिंग, ये देखो यार, ये देख सकते हो, सारी बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ के समझ आने वाली, ठीक है। ये शांता कुमार कमेटी। अब क्या ये वैल्यूडेशन नहीं है, ये वे फॉरवर्ड नहीं है? ये वे फॉरवर्ड भी है बिल्कुल। इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक देखते हैं। हमने क्या देख लिया, ये हो गया। अब इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ही है, बस और कुछ भी नहीं है। इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक देखते हैं हम। इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक में एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बैठी, उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि इनका आइडिया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर।
इसके लिए इस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए दे नीड टू क्रिएट गोडाउन्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एट PACS लेवल। PACS क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उसके लेवल पे इनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और गोडाउन्स बनाने की ज़रूरत है अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाएगी टू इंश्योर कि टाइमली और यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक देख लेते हैं। इश्यूज़ में क्या है इससे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ड्यूअल वेस्टेज। स्टॉक में मैंने बताया कि वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, चीज़ें रिपीट होंगी और उसके अलावा वेस्टेज भी होती है। एक तो यहाँ पे वेस्टेज होगी स्टोरेज में, दूसरा जो लोग हैं वो खुद भी वेस्ट करते हैं। इंडिया में एक इंडिविजुअल हर साल 55 kg ऑफ फूड वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू UNEP। ये मैंने नहीं, UNEP ने कहा है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ ऑफ लॉस टू इंडिया विच इज़ रफली मोर देन 1% लॉस टू द GDP। मतलब सिर्फ वेस्टेज के कारण, आप और हम जैसे लोगों की वेस्टेज के कारण और स्टोरेज की वेस्टेज के कारण इंडिया इज़ फेसिंग मोर देन 1% ऑफ इट्स GDP लॉस। डेटा वेरी गुड। आगे, अब इसकी हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है। जो FCI है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनके बजट्स में प्रॉब्लम है कि कौन फूड प्रोक्योर करेगा, जो प्रोपोर्शन क्या होगा, कौन कितने पैसे देगा, ठीक है। इस पर तो PYQ भी आ गया प्रीलिम्स में कि बताओ कि कॉस्ट ऑफ FPI इंक्लूड्स व्हाट। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कॉस्ट के इंक्लूड में क्या क्या होता है। डज इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट? डज इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन? येस इट डज। ओपन हैंडेड प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योर ज़्यादा हो जाता है उतनी स्टोरेज नहीं है, इशू है। लिमिटेड वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वही बात। डाइवर्जन एंड थेफ्ट, चोरी हो जाती है करप्शन के कारण। वेयर हाउस एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्ट बंगाल में ऐसे काफ़ी केसेस आए थे, मेंशन इट। एग्जाम्पल में इतना ही मेंशन करना होता है। एग्जाम्पल ये पॉइंट तो मेन ये है ना, एग्जाम्पल बस दिखा दिया, एग्जामिनर को पता लगे कि दैट यू नो approved incident of it, you know an instance of what has happened because of this point. गवर्नमेंट के स्टेप्स, नेशनल पॉलिसी, ग्रामीण भंडार योजना, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीप्ट, ये क्या है? कुछ नहीं है। फार्मर्स हैं, फार्मर्स ने वेयर हाउस में अपने गोडाउन में रॉ मटेरियल अपने क्रॉप को रख दिया और उसके कारण उसे एक रिसीट मिली। फार्मर कैन यूज़ दिस रिसीट इन द बैंक टू गेट क्रेडिट, वही है नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स, ठीक है। वेयर हाउसिंग एक्ट आ गया, PM किसान संपदा योजना आ गई, वही बात। 4 कंपोनेंट्स हैं जो फैक्ट शीट में पड़ी थी, कौन से हैं याद करो। करंट स्टेटस क्या है फूड ग्रेन मैनेजमेंट का? सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द ड्यूटी ऑफ FCI। देखो मेंस में मैंने लिखा था और प्रीलिम्स में दिस वाज रॉन्ग, प्रीलिम्स में मेरा ये गलत हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल टास्क। वे फॉरवर्ड क्या है? ये सारे तो बेसिक्स हैं, ये बता देता हूँ जो समझने वाला है। फेजिंग आउट कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज। आपने देखा होगा स्टोरेज कैसे करते हैं। आपने ये बोरियां डाल दी वेयर हाउसेस में, उसके ऊपर ना एक बड़ा सा बोरा डाल देते हैं। उसके कारण क्या है, इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जो चूहे होते हैं, चूहे एट्सेट्रा इंसेक्ट्स वगैरह, उसका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं। तो उसे फेज आउट करना, ख़त्म कर देना। जो कवर्ड एंड प्लिंथ स्टोरेज सिस्टम है उसे ख़त्म करना। दिस इज़ अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, PDS भी हो गया हमारा। MSP देख लेते हैं। ये फूड सिक्योरिटी, ये टेक्नोलॉजी मिशन हो गया। MSP देखते हैं, ये हमने कल देखना है, उसके बाद ये देखेंगे। MSP देखते हैं जी, एक मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद MSP। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। ज्यू प्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, डबलिंग फार्मिंग, ओके। तो ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करते हैं आज। क्रॉपिंग पैटर्न, हाँ ये सब हो सके। MSP एक ही पेज का है। MSP के इश्यूज़ वगैरह देखते हैं। MSP सबसे पहले तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। MSP इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? MSP recommended by Commission for Agricultural Costs and Prices and it is finally approved by Cabinet Committee of Economic Affairs headed by PM, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली MSP का। MSP का फॉर्मूला हमने देखा 1.5% ऑफ A2
1.5 times of A2 and FL. A2 is all expenses, F2 is family labor. स्वामीनाथन कमेटी थी विच रिकमेंडेड कि इन दोनों में इनके साथ साथ एक ये कंपोनेंट भी ऐड कर दो C2 की. C2 क्या है? जो एक फार्मर एक रेंटेड लैंड लेता है, मशीनरी लेता है, हार्वेस्टिंग वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड कर दो, उसका 1.5% भी साथ में दो. रैशनल क्यों है MSP? प्राइस फ्लक्चुएशन से फार्मर्स को बचाने के लिए. इट स्टार्टेड इन 1966-67, अभी तक चलती आ रही है देखो. और नाउ द डिमांड फॉर इट्स फॉर्मलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हैज़ बीन मेड. बट सिंस MSP इज़ जस्ट अ सब्सिडी प्रोवाइडेड थ्रू नोटिफिकेशंस, इट कैनॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड. ठीक है, मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट पे. इश्यूज़ क्या हैं MSP में? WTO में एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी है. प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे नहीं समझा सकता. इशू इसमें ये है कि WTO के कारण, WTO फेयर एंड फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है और वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडीज़ आपके जो फूड है उसका प्राइसेस बहुत कम है. मैं समझाने लग गया, चलो समझा ही देता हूँ. इस फूड का प्राइस जो है वो बहुत कम है. जब आप इस फूड को एक्सपोर्ट करोगे तो दूसरे देश में सभी लोग इसी फूड को फेवर करेंगे क्योंकि इसका प्राइस सस्ता है और ये फूड अच्छा है. फूड अच्छा तो ठीक है लेकिन प्राइस सस्ता है, तो जो लोकल फार्मर्स हैं उस देश के उन्हें इम्पेक्ट होगा. तो ये फ्री और फेयर ट्रेड के ख़िलाफ़ होगा. फ्री तो ठीक है, फेयर ट्रेड नहीं होगा ये, बिकॉज यू आर गिविंग दीज एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़. आप इनको इनकी प्रोडक्शन पे सब्सिडी नहीं दे सकते. आप इनको वो दे सकते हो, इरिगेशन वगैरह पे सब्सिडी दे सकते हो, प्राइस वगैरह पे सब्सिडी दे सकते हो, विच आर इन द ब्लू बॉक्स सब्सिडीज़, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ एक्सेट्रा. ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी ये इशू है. ठीक है, प्राइस कार्टेलाइजेशन इज़ अनदर इशू हियर. एक मिनट, मैं इसे डिलीट ही कर दूँ. वेट अ मिनट, लेट मी डिलीट एवरीथिंग. ठीक हो गया. पेन चेंज करते हैं, बोर हो गया रेड से. ये ठीक है क्या? मिक्स हो जाएगा. ब्लू चलते हैं, ब्लू भी हो जाएगा, ग्रीन ठीक है. इश्यूज़ में प्रोक्योरमेंट स्क्यूड है. यूपी ये भैया ब्लू ठीक है, ब्लू ठीक है. प्रोक्योरमेंट है स्क्यूड के वीट और राइस को तो ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया जाता है. रेस्ट 22 क्रॉप्स आर नॉट दैट मच प्रोक्योर्ड. डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स, पंजाब में 95% प्रोक्योर्ड, यूपी में वेयर एज ओनली 4% इज़ प्रोक्योर्ड. वेस्टेज भी इंक्रीज़ होती है. पंजाब में उतने वेयर हाउसेज़ प्रोपोर्शनेटली नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ वेयर हाउसेज़ वैसे ही खाली पड़े होंगे, तो यहाँ पे वेस्टेज इंक्रीज़ हो गई ना, स्टोरेज इश्यूज़ आ गए ना. इकोलॉजिकल इशू, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, ग्राउंड वाटर डिक्रीज़ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट. क्या है? ग्राउंड वाटर डिक्रीज़. वही शुगर केन, उसकी बातें लिखो. फिजिकल बर्डन, लिमिटेड अवेयरनेस, शांता कुमार कमेटी हमने पीछे ही पढ़ा. ओनली 6% फार्मर्स आर बेनिफिटेड हेयर. हो गया. इश्यूज़ वही रहते हैं. और इश्यूज़ मिडलमैन, APMC में आड़तीये जो ब्रोकरेज फीस लेते हैं, फार्मर्स को प्रॉफिट कम हो जाता है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग ड्यू टू डिस्ट्रेस सेल. ठीक. एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स नॉन कम्पेटिटिव. सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स. देखो पॉइंट्स कितने जनरेट हो जाते हैं यार. डायमेंशंस जनरेट करनी आनी चाहिए. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको डायमेंशन जनरेट करनी आ गई तो आंखें बंद करके आप 10 मिनट में 20 पॉइंट जनरेट कर सकते हो. स्पीड वगैरह बाद में मैटर करेगी उसके बाद लिखने के लिए, वो प्रैक्टिस से आएगी. डिमांड टू लीगलाइज MSP इज़ अ सब्सिडी. सपोर्ट द मार्केट प्राइस, कैनॉट रिप्लेस द मार्केट प्राइस इटसेल्फ. स्वामित्व एक स्कीम है टू मैप द विलेज एरियाज, इस्टेब्लिश क्लियर लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड टाइटलिंग है, इसको कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग करना कि कौन सी लैंड किसकी है ये बताना. स्वामित्व स्कीम वो सब सारी चीज़ के लिए हैं. किसके थ्रू किया जाता है? ड्रोन्स के, UAV, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जियो टैगिंग. बस MSP ख़त्म. एनालिसिस करना साथ साथ में आ रहा है, डायमेंशन जनरेट करनी है. मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देखो ये बोल बच्चन वाली बातें हैं, ये समझा देता हूँ. मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री कैसे होगा? आपने एक इंडिया का मैप बनाया, कुछ नहीं है इंडिया का मैप, ऐसे रफली बनाओ. ये यार टैप पे ना वैसा बनता नहीं है, स्क्रीन काफ़ी वो होती है फिसलने वाली. तो ऐसे इंडिया का मैप बन गया, ठीक ठाक बन गया. अब दिखाना है कि देखो यहाँ पे राइस वगैरह ज़्यादा क्रॉपिंग होती है,
क्रॉपिंग पैटर्न्स ही पूछ रहा है ना, मेजर क्रॉप्स कहाँ पे कौन सी क्रॉप लगती हैं और क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स ये हैं वो देखते हैं, लेकिन क्रॉप्स मेजर कहाँ पे होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मिलेट्स वगैरह आएंगे, ज्वार बाजरा रागी। यहाँ पे राइस वगैरह आएगी जहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे वीट आएगी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वीट और राइस मिक्सचर होता है। और यहाँ पे हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है रबर मिलेगा, बहुत थोड़ा कोकोआ भी मिलता है, चॉकलेट पाउडर और टबैको। कहाँ पे, आंध्रा में गुंटूर। वो बोर्ड पड़े हैं ना, रबर बोर्ड, ये वो बोर्ड। यहाँ पे भी रबर मिलता है। यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, वहाँ पे भी बनानास और फूड वगैरह के काफ़ी होंगे, फ्रूट्स वगैरह के क्रॉपिंग। ठीक है, तो ऐसे दीज आर द क्रॉप्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। मोनोकल्चर, एक ही क्रॉप को बार बार एक ही पीस ऑफ लैंड पे उगाया जा रहा है, दिस इज़ मोनोकल्चर। बेनिफिट्स और इश्यूज़ ये लिखे हैं, देख लेना। वैसे एनालिटिकल है, आ जाएगा तो डेवलप करना सीख जाओगे तो लिख पाओगे। पंजाब की केस स्टडी है वैल्यूडेशन के लिए। वीट एंड पैडी जो है 85% ऑफ द पंजाब कल्टिवेशन इट कॉन्स्टिट्यूट्स। ठीक हो गया, मोनोक्रॉपिंग हो गया। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले यहाँ पे वीट उगाई, वीट के बाद क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम राइस उगाए, नेक्स्ट टाइम पल्सेस उगाई, उसके बाद दोबारा वीट स्टार्ट कर दी, जब सीज़न स्टार्ट हुआ फिर राइस, फिर ये। तो एक डेफिनेट क्रॉपिंग पैटर्न है जो एक पीस ऑफ लैंड पे टाइम एंड अगेन फॉलो किया जाता है। दिस इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप इज़ बीइंग कल्टिवेटेड रोटेटेडली, समझे? एग्जाम्पल लेग्यूम्स, नाइट्रो फिक्सेशन, सीरियल्स। अब ये मुझे लगता है बहुत कॉमन है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने वीट उगाई, वीट को नाइट्रोजन चाहिए होगी, या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्रॉप है उसको सॉइल से नाइट्रोजन चाहिए होगी। ठीक है, या ये डिलीट हो जाता है ना, बस यही चक्कर है। सॉइल है, सॉइल में NPK हमें पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलाइजर्स भी यही होते हैं। और हमने जब वीट उगाई तो ये N पार्ट कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को तो वीट ने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वीट के बाद हम क्या करेंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाएंगे। फल्ले वाली मतलब जिनके जो स्प्राउट्स जिनके बन जाते हैं बाद में, जैसे दालें, पल्सेस। ये पल्सेस क्या करेंगी, ये क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे ये फिक्स करेंगी, फिक्स करके ये सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को फिर बढ़ा देंगी जो कम हुई थी। ये N फिर बढ़ जाएगा, उसके बाद आप दोबारा वीट उगा सकते हो, फिर दोबारा ये उगा लेना। तो दिस इज़ क्रॉप रोटेशन, अ वेल एफिशिएंट क्रॉप रोटेशन। लेग्यूमिनस क्रॉप्स उगाई पहले, उसके बाद नॉन लेग्यूमिनस उगाई, उसके बाद वाटर इंटेंसिव उगाई, फिर लेस वाटर इंटेंसिव उगाई। ठीक है, ऐसे करके। टाइप्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, वो देख लो क्या है। सिंपल क्रॉप रोटेशन, कॉम्प्लेक्स क्रॉप रोटेशन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दो, बस इसके नाम लिखने हैं, आपको ये नीचे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरक्रॉपिंग मतलब ये देखो, बीच में तो आपने उगा दिया कुछ भी, दिखाता हूँ एक मिनट। 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन सेम फील्ड। यहाँ पे एग्जांपल मिलेट्स, यहाँ पे वीट। एक फील्ड है उसमें 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स उगा दी, दिस इज़ कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप कवर क्रॉप क्या होता है, यहाँ पे आपने कैश क्रॉप्स उगा दी, ये कैश क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स वगैरह आ गए। यहाँ पे बीच में आपने कवर क्रॉपिंग कर दी इन दोनों के, ताकि कांटेक्ट ना हो। इसमें आपने ग्रास उगा दी या कुछ और दूसरा उगा दिया। ठीक है। रिले क्रॉपिंग, प्लांट 2 और मोर क्रॉप्स बिफोर फर्स्ट इज़ हार्वेस्टेड। पहले आपने हार्वेस्ट नहीं की लेकिन बीज अभी डाल दिया उसमें दूसरी क्रॉप के, दिस इज़ रिले क्रॉपिंग। रिले होता है ना कि वो रिले रेस नहीं होती, एक बंदा भाग रहा है, दूसरा आगे वेट कर रहा है, जब वो भाग के यहाँ तक पहुँचेगा दूसरा उससे हाथ से वो एक चीज़ लेके वो भी भागना शुरू कर देगा, वैसे रिले क्रॉपिंग। फैलोइंग, लीव अ फील्ड अनप्लांटेड एंड अनकल्टिवेटेड टू नेचुरली रिकवर द सॉइल। हो गया। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अब ज़्यादा सारी क्रॉप्स सेम फील्ड पे उगा रहे हैं, बेसिकली इट्स समवट सिमिलर टू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में वो रोटेट कर करके उगाते हैं, ये एक ही टाइम पे सारी क्रॉप्स को उगा रहे हैं, मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड।
क्या फ़ायदे हैं जी? रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद मोनोक्रॉपिंग। अब यहाँ पे मैंने देखो पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखना बंद कर दिया, बेनिफिट्स जितने आए थे लिख दिए, पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल मुझे समझ आ गया था कि एनालिसिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डेवलप, और उसके बाद ये सब सारी छोटी मोटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइप्स क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री के ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड यू आर प्लांटिंग द ट्रीज। क्रॉप रोटेशन डन विद, देखा आ गया ना, क्रॉप रोटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। माइक्रोशेड वाटर बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप बेस्ड ऑन माइक्रो वाटरशेड एरिया। रिस्क लेबर कॉस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, देख लेना। केस स्टडीज़, ब्राज़ील में बायोडाइवर्सिटी वॉज थ्रेटन, डिफॉरेस्टेशन। क्रॉप डाइवर्सिटी जब की गई तो उसके बाद देखा कि बायोडाइवर्सिटी दोबारा से रिस्टोर होनी शुरू हो गई। दिस इज़ द केस स्टडी। ब्राज़ील की एग्जांपल लिख सकते हो केस स्टडी में। यूएस लिख सकते हो। क्या है कि मिड वेस्ट में यूएस के मोनोक्रॉपिंग वॉज हैपनिंग, तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होने लगा। जब कवर क्रॉपिंग स्टार्ट की गई तो सॉइल इरोजन रिड्यूस हो गया। इंडोनेशिया में फार्मर्स इनकम वॉज पुअर, तो जब क्रॉप डाइवर्सिटी स्टार्ट की गई तो रेवेन्यू उनका बढ़ा। राइस बेस्ड क्रॉपिंग, देखा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, बायोडाइवर्सिटी भी रिस्टोर होगी, सॉइल इरोजन भी कम हो गया। जहाँ पे जैसा भी फिट बैठेगा वो रीअरेंज करके वैसा लिख देना। इनिशिएटिव्स वही बातें आ गई, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आंध्र प्रदेश का ये जीरो बजटेड नेचुरल फार्मिंग मॉडल। ये स्टेट वाला है ना, सेंटर वाले तो हमने सारे पढ़ लिया। फूड सिक्योरिटी में ये है, नेशनल फूड सिक्योरिटी। हाँ देखो, ये तो चलो आगे का है, ये अभी नहीं बताता, ये कल करेंगे यहाँ पे, वो तब देखेंगे। एक और चीज़ है मिसलेनियसली जो चल रही है, अभी तक पूछी नहीं गई, बट स्टिल पूछ सकते हैं, तो मैंने थोड़ा वैल्यूडेशन इसका कर दिया कि जूट प्रोडक्शन है वो इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। कारण बताओ, फैक्ट्स बताओ। फैक्ट्स वगैरह मैंने लिख दिया, एनालिटिकल पार्ट हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कह रही है कि फ्रॉम 2.3 मिलियन टन्स इट हैज़ बिन रिड्यूस टू 1.7 मिलियन टन। India's share in the jute production is 7%, whereas Bangladesh's share is around 75%. What are the steps that we have taken for promoting the jute production? सबसे पहले गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर इज जूट, इसका रेवोल्यूशन लेके आए थे टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन एंड पॉपुलैरिटी। In the policy we have mandated the jute packaging 100% for food grains and 20% for sugar. Sugar किसी भी बोरी में आएगी, the बोरी has to be 20% of those bories has to be made by the jute and 100% of food grains jute, ठीक, ये मैंडेटरी है। जूट का एक अपना लोगो क्रिएट किया गया, जूट आई केयर एक पोर्टल सेट किया गया फॉर सर्टिफाइंग सीड्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे ये सब बाद में। यहाँ से इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अचीवर्स, मिलते हैं कल बाकी सब थोड़ा बहुत जो बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे, PYQs वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन सी यू, साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, बाय।